जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट। दोस्तों, आपको भूमिका के तहत 2 पॉइंट बता देना चाहता हूं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसलिए भारतीय संसद के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं भारतीय संसद की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है राष्ट्रपति भवन की। राष्ट्रपति भवन हमारे देश की सबसे बड़ी रिहायशी इमारतों में शामिल है, सबसे बड़ी निवासीय इमारत है ये। और दूसरी फ़ोटो में लेकर आया हूँ, ये है हमारे भारतीय संसद जो कि दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, हमारे द्वारा चुने गए एमपीज़ जो प्रतिनिधि हैं वो यहीं पर आके बैठते हैं और हमारे पक्ष को रखकर देश की कार्रवाई को संचालित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। यह है हमारी भारतीय संसद के बारे में 2-4 पॉइंट हैं, इनको मैं आपको क्लियर कर देता हूं भूमिका के तहत। इसे देश की सबसे बड़ी पंचायत कहा जाता है। पंचायत क्या होती है मेरे दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं। गांव में अगर किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है या फिर किसी फैसले की घड़ी आती है तो पंचायत बुलाई जाती है। गांव के प्रमुख जो प्रभुत्व संपन्न जो लोग हैं उन्हें बुलाया जाता है और फैसले को उस बात पर फैसला किया जाता है। भारतीय संसद देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। भारतीय संसद 3 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों, आमतौर पर विद्यार्थी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि संसद में तो सिर्फ 2 ही सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसा नहीं है दोस्तों, राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग होता है। जब इसकी कार्रवाई होती है, अगर किसी विधेयक को लोकसभा में लाया जाता है, उसके बाद लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा से भी अगर वह पारित हो जाता है तो वो विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए जाता है। और जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं उसके बाद ही वह विधेयक कानून का रूप लेता है। इसलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। और हम पहले तत्व के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, दोनों भाषाओं में है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश, ताकि विद्यार्थियों की समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति यह देश का प्रथम नागरिक होता है। यह तीनों सेनाओं का प्रमुख कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए एक सवाल दे रहा हूँ, एक प्रश्न दे रहा हूँ जिसे आप कमेंट सेक्शन में लिखें। दोस्तों, बताइए आर्मी और मिलिट्री में क्या अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, इसका चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली क्या होती है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी एक झलक आपको दिखा देता हूँ कि आनुपातिक पद्धति आखिर होती कैसी है। मैं खाली पेज ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। हाँ, तो दोस्तों समझिए, राष्ट्रपति चुनाव में 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, A, B, C और D। A को मिले 10% वोट, B को मिले 20% वोट, C को मिले 30% वोट और D को मिले 40% वोट। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझिए, लोकसभा के चुनावों को आम चुनाव कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि लोकसभा के चुनावों के प्रतिनिधि सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को आम जनता नहीं चुनती। राष्ट्रपति इसलिए अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत राष्ट्रपति के चुनाव किए जाते हैं। अब ये 4 कैंडिडेट खड़े कर दिए, A को मिले 10, B को मिले 20, C को मिले 30 और D को मिले 40। अगर आपकी नज़र से देखें तो जीता हुआ कैंडिडेट कौन सा है? 40 D कैंडिडेट है। क्यों? क्योंकि उसे पूरी मतदान का 40% हिस्सा उसके हिस्से में आया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे दूसरा पहलू हम देखेंगे तो 40% लोगों ने पसंद किया कि D राष्ट्रपति बने, लेकिन इसके अपोजिट में 60% वोटों ने वोट किया कि ये राष्ट्रपति ना बने। ठीक है दोस्तों,
अब 60% लोग इसे नहीं चाहते राष्ट्रपति बनता हुआ देखना, और 40% लोग चाहते हैं। तो 40% वालों को कैसे हम राष्ट्रपति बना देते हैं? बाकी इन 60% वोटों का आगे डिवाइडेशन होता है, फिर राष्ट्रपति चुना जाता है। ये है इसकी आनुपातिक पद्धति की झलक। बाकी एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, फिर किसी दिन क्लास में समझाएंगे दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के पास स्वयं विवेकीय पावर होती है, जिसको हम कहते हैं वीटो। वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है मना करना। राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट का मतलब होता है जेब। डाकघर विधेयक को उन्होंने अपनी जेब में डाल दिया था, उस पर कोई फैसला नहीं दिया था। मृत्युदंड को क्षमा दान करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिल चुका है, अगर कॉग्निफेंस डिफेंस को छोड़कर, तो उसे मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति भी किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान में 1.5 लाख वेतन है, लेकिन इसे निकट भविष्य में 5 लाख करना प्रस्तावित है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति प्राप्त है। आपातकालीन शक्ति नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ी सी करेक्शन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति प्राप्त है। अगर किसी क्षेत्र में क्षेत्र का शासन, अगर किसी राज्य का शासन संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहा है, तो उस क्षेत्र में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। अगर किस संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति इन दोनों सदनों के बीच मध्यस्थता करते हुए इन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति नहीं करता। इन दोनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जिसे स्पीकर कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि लोकसभा अध्यक्ष ही क्यों करता है? क्योंकि दोस्तों संसद में लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, 552 होती है, और राज्यसभा की 245 होती है। इसलिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 व राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न फिर से खड़ा हो जाता है दोस्तों। प्रश्न अगर आ जाए कि संसद में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, तो कितने सदस्य करेंगे? 14 सदस्य करेंगे दोस्तों, क्योंकि 2 लोकसभा के और 12 सदस्य राज्यसभा के। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। यहाँ पर दोस्तों कहीं पर भी ये बाउंडेशन नहीं है कि वह भारत का मूल निवासी होना चाहिए या भारत में पैदा हुआ होना चाहिए। नहीं दोस्तों, बाहर से आया हुआ व्यक्ति, अगर किसी बाहरी देश से आया हुआ व्यक्ति हमारे देश में अगर नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो वह भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो जाता है। कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कानून नहीं बनता। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों से पारित होकर कोई भी विधेयक फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है, उसके बाद ही कानून का रूप धारण करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा तत्व है हमारा लोकसभा। इसे जनता का सदन और लोकप्रिय सदन कहा जाता है। जनता का सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनता इसके चुनावों में सीधे भाग लेती है, ठीक है दोस्तों। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जिसे प्रत्यक्ष प्रणाली कहा जाता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त प्रणाली राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग की जाती है, और एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली किसके चुनाव में की जाती है? राज्यसभा के। बस इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त जुड़ जाता है और राज्यसभा के चुनाव में गुप्त नहीं जुड़ता, ठीक है दोस्तों। इसे निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कहा जाता है। इसके कुल सदस्यों की संख्या 552 होती है, लेकिन वर्तमान में 545 सदस्यों का ही चुनाव होता है। अब विद्यार्थियों के मन में एक सवाल और उत्पन्न हो रहा होगा यहाँ पर कि सर
बाकी के 7 सदस्यों का चुनाव क्यों नहीं होता? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाकी की 7 सीटें हैं वो पीओके में हैं, और पीओके पाक अधिकृत कश्मीर है जिस पर पाकिस्तान का नाजायज़ कब्जा है। वहाँ पर ये 7 सीटें हैं जिन पर अभी चुनाव नहीं होते। इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति इसे कभी भी भंग कर सकता है। इसमें बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है। इसका कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होता है, लेकिन बीच में राष्ट्रपति द्वारा इसको भंग किया जा सकता है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एंग्लो इंडियन का मतलब भी आप समझ लीजिए कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। एंग्लो इंडियन दोस्तों या तो पिताजी भारत के हों और माता यूरोपियन कंट्रीज़ की हो। ठीक है दोस्तों, अगर माता इंडियन है तो पिता यूरोपियन कंट्रीज़ के होने चाहिए। ओनली यूरोपियन कंट्रीज़ के होने चाहिए। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सारे जो देश है यूरोपियन कंट्रीज से संबंधित होना चाहिए। लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का है, 80 सदस्य, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। लोकसभा में राजस्थान से 25 सीटें हैं। अब आता है हमारा तीसरा तत्व, राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, लोकसभा के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब राज्यसभा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। यह एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा क्या है? लोकसभा अस्थायी सदन है क्योंकि उसे राष्ट्रपति भंग कर सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसमें सीटों की संख्या 245 होती है। इसका चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और, इसकी सीटों की संख्या 245 होती है, 233 तो राज्यों से चुने हुए आते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी के 12 सदस्य राष्ट्रपति इसमें मनोनीत करता है। इसके चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा में 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा आनुपातिक मत पद्धति द्वारा होते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको समझाया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के तहत होता है, जनता सीधे भाग नहीं लेती। और राज्यसभा का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा होता है। इसमें गुप्त नहीं जुड़ा है, गुप्त सिर्फ राष्ट्रपति के चुनावों में जुड़ता है, और राज्यसभा के चुनावों में भी जनता सीधे भाग नहीं लेती, लेकिन एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा किए जाते हैं। इसका अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। इसके अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति भी होता है और राज्यसभा का सभापति भी होता है, यानी 2 पदों का निर्वहन करता है वो। राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। राष्ट्रपति इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कि 4 क्षेत्रों से संबंधित होते हैं: कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल फिर से खड़ा होता है कि सचिन तेंदुलकर जो कि खेल से संबंधित था, उसे किस आधार पर राज्यसभा में मनोनीत किया गया, जबकि खेल कला में नहीं आता। वो कला में नहीं आता तो फिर उसे मनोनीत क्यों किया गया? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में मनोनीत खेल के आधार पर नहीं किया गया था। किस आधार पर किया गया था? समाज सेवा के आधार पर। क्योंकि दोस्तों सचिन तेंदुलकर देश में कई एनजीओज चलाता है, कई एनजीओज को फंड देता है वो, इसलिए समाज सेवा क्षेत्र से उसे राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। इसमें प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। क्या सेवानिवृत्त नहीं होते? ये शब्द आता है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा का चुनाव दोबारा से लड़ा जा सकता है। अगर वो रिटायर हो जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा, तो फिर चुनाव कैसे लड़ेगा? इसलिए यहाँ पर ये बाउंडेशन नहीं है कि वो रिटायर हो गया दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। राज्यसभा का चुनाव दोबारा लड़ा जा सकता है, यानी राज्यसभा का सदस्य दोबारा बना जा सकता है। इसलिए वो सेवानिवृत्त ना होकर अवकाश ग्रहण करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। यहाँ पे भी थोड़ा सा टॉपिक क्लियर कर देता हूँ मैं कि भारत का उपराष्ट्रपति
राज्यसभा का सभापति के रूप में वेतन लेता है। उपराष्ट्रपति तो वो होता ही है, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में उसे कोई वेतन प्राप्त नहीं होता। वेतन किस रूप में प्राप्त होता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति तो होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अगर किसी विधेयक पर मतदान करने की स्थिति उत्पन्न होती है राज्यसभा में, तो राज्यसभा का सभापति उस पर अपना मत नहीं दे सकता। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करती है। राज्यसभा में राजस्थान से 10 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये था संसद के बारे में एक छोटी सी जानकारी। दोस्तों, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।